हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफिकल टेक्निक्स का टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुलक को देखेंगे। अभी आपने पिछला पेपर जो हुआ है नेट का 2020 का, यानी जून का जो पेपर था वो आपका नवंबर में जो हुआ था, उसमें लास्ट वाला जो प्रश्न दिया गया था 95 से लेके 100 तक का, इसमें उन्होंने एक सारणी बना के दी थी। इसमें वर्ग अंतराल था, इसमें बारंबारता दिया गया था और अलग अलग करके उन्होंने यहाँ पे प्रश्न पूछे थे। एक तो संचयी बारंबारता से वहाँ पे 2 प्रश्न थे, एक आपका माध्य से था और एक बहुलक से था। ठीक, टोटल जो बारंबारता टाइप के 3 प्रश्न थे, टोटल 5 प्रश्न ये होते हैं। तो संचयी बारंबारता पे वहाँ पे जो पूछा गया था, उस आधार पे हमने आपको उसको तो डिटेल में सॉल्व कराया ही था, प्लस कल आपको उसका टेस्ट भी दिया गया था, जिससे आप वो चीज़ें क्लियर कर लिए होंगे। अब आज हम लोग देखते हैं मोड के बारे में या बहुलक के बारे में। तो बहुलक के बारे में हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में करेंगे और यहाँ पे जैसे कितने प्रकार से बहुलक के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, ये यहाँ पे देखेंगे। पहली बात ये जान लेते हैं कि बहुलक का हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। कि जैसे आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, या आप कपड़े की कंपनियां ले लीजिए या सूज की जो कंपनियां हैं, तो इनका हम व्यवहारिक जीवन में उपयोग देखें कि जो बहुलक का क्या है। बहुलक का मतलब होता है कि वह पद मूल्य, यहाँ जो लिखा गया है, जो वितरण में बार बार आया हो, सर्वाधिक बार आने वाला पद, या सर्वाधिक घनत्व की स्थिति। घनत्व का मतलब कि जो सर्वाधिक बार रहेगा, जाहिर सी बात है उसी को डेंसिटी मैक्सिमम होगी। मूल्यों का अधिकतम केंद्रीकरण मूल्य। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हों, चाहे सूज की हों, चाहे क्लॉथ्स की यानी कपड़े की हों, तो सब में क्या होता है कि इसका यूज कैसे होता है बहुलक का, समझिएगा थोड़ा यहाँ पे ध्यान से। ठीक, जो मान लीजिए यूपीएससी की बात करें हम लोग, वहाँ पे भी ये आपका टॉपिक है। सिविल सर्विसेज में भी जो आपका CSAT होता है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ जैसे सिविल सेवकों के आवेदकों में सर्वाधिक सफल अभ्यर्थी किस विषय के हैं, तो ये कैसे निकाला जाता है, बहुलक से निकाला जाता है। या मान लीजिए जो कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पे वस्त्र निर्माता या जानना चाहे जो भी कंपनी का मालिक है कि किस साइज की जो कमीज़ है या शर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, तो कैसे निकालेगा, बहुलक के थ्रू वो पता चल जाएगा। किस कलर की बिक रही हैं ज़्यादा, बहुलक के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक, तो व्यवहारिक जीवन में बहुलक का इस तरह से उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए आप सब्जी मंडी में जाएं और ये पता लगाएं कि टोटल सब्जियां जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी बिक रही है, तो ये भी आप बहुलक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे कार्य करना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए बहुलक का तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी आपको श्रेणी दी गई हो, उसमें सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया होता है वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। बहुलक भी कई टाइप के होते हैं। एक तो आपका द्विबहुलक, यानी कि मान लीजिए 2 चीज़ें या 2 पद या 2 अंक 2 बार आया हो, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विबहुलक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये, या 2 पद 2 बार आया हो या कई बार आया हो, मान लीजिए यहाँ पे बनाया गया जो 2 बार आया है और 5 बार आया है, तो द्विबहुलक 2 और 5 हो गए। मान लीजिए एक यहाँ पे हो गया, 2 को 3 बार कर दिया जाए और 4 यहाँ पे हो, 5 को भी 3 बार कर दिया जाए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, द्विबहुलक ही होगा, क्योंकि ये 2 और 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार आए दोनों। मान लीजिए यहाँ पे 5 को हटा दिया जाए, 2 बार कर दिया जाए और ये 3 बार, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आई बात यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ पे दिया है कि यदि प्रेक्षणों के मूल्य केवल एक ही बार आते हैं या कई मूल्य समान बार आते हैं, तो उस स्थिति में कोई बहुलक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 1 1 2 2 3 4 5 5, आपने द्विबहुलक तक पढ़ा लेकिन त्रिबहुलक आपने नहीं देखा। द्विबहुलक तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न ये होता है, जैसे आपका यदि द्विबहुलक की हम लोग बात करें तो द्विबहुलक जो है ये
जब माध्य की माप हम लोग लेंगे, ठीक, तब वहाँ पे इसका जो वितरण होता है वो नगण्य हो जाता है, इसका महत्व ही नगण्य हो जाता है द्विबहुलक का। जहाँ पे केवल द्विबहुलक निकालना होता है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखनी है। लेकिन यदि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 भी 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है। यहाँ पे 4 डिजिट ऐसे हैं जो 2 2 बार आए हैं। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, बहुलक इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बहुलक कोई नहीं होगा। आपने 2 तक पढ़ा है, 3 बहुलक, त्रिबहुलक नहीं, चतुर्थ बहुलक नहीं पढ़ा आपने, अब वो होता ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी बहुलक इसका नहीं होगा, ठीक। यहीं नीचे एग्जाम्पल के तौर पे आपका दिया गया है 3 4 5 4 2 5 4। यहाँ पे पूछा बहुलक कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार आया, 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया, 3 बार आया, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो 4 3 बार आया, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वाधिक बार आया है जो 3 बार आया है, ठीक। इसी तरह से यदि हम लोग इसके आगे देखते हैं कि सॉल्व करने के जो तरीके इसके हैं, एक तो आपने देख लिया कि यदि सिंगल डिजिट में दिया रहेगा या सारणी में दिया रहेगा तो आपको क्या करना होगा, और यदि सारणी में दिया है, इस तरह से दिया है, तब आपको क्या करना है ये जानिए। तो यदि सारणी में दिया गया बहुलक, तो सारणी में बहुलक जो दिया गया है उसको निकालने के लिए सबसे पहले परीक्षण करना पड़ता है, यानी देखना पड़ता है कि किस पद की आवृत्ति या बारंबारता सर्वाधिक है। तो जो पद रहेगा वही बहुलक हो जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे आकार दिया गया 10 12 15 20 25, इनकी आवृत्तियाँ हैं 3 5 8 3 4। अब यहाँ पे देखिए बहुलक कौन सा होगा, हमने क्या बात की यहाँ पे, जो जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, यहाँ पे सर्वाधिक आवृत्ति किसकी है, 15 वाले पद की कितनी है, 8 है। तो पद कौन सा है, 15 है, तो बहुलक कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अभी आप कंफ्यूज मत करिएगा कि 8 बहुलक होगा, बहुलक ये नहीं है, ये तो आवृत्ति दिखा रहा है कि जो 15 पद है, यानी 15 नंबर जो 15 दिया गया है, ये 8 बार आया है, ठीक। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 यानी कि सर्वाधिक आवृत्ति किसकी आपने देखी, वो 8 नंबर की देखी। अब आगे देखिए, यदि जो सारणी है, अभी तक तो आपने जिस सारणी की बात की वो डिस्क्रीट सीरीज थी, यानी आप कह सकते हैं कि खंडित श्रृंखला थी। लेकिन यदि अखंडित श्रृंखला रहे, सतत श्रृंखला रहे, फिर आपको क्या करना होगा, कैसे निकालना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टेप 1 फॉलो करना पड़ेगा। जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं केवल आप वही चीज़ें फॉलो करते चलिए, ये कठिन नहीं है। चाहे आपको गणित आती हो ना आती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो आप फोकस करके चलिए, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो स्टेप 1 में क्या करना है, जो आपके पास श्रेणी दी गई होगी, ठीक, उसमें उस वर्ग का पता आपको लगाना है कि जिसकी बारंबारता या आवृत्ति सर्वाधिक हो। जैसे आपने अभी जस्ट ऊपर देखा कि किसकी आवृत्ति सर्वाधिक थी, 8 की, सॉरी 15 की, कितनी बार थी, 8। तो इसमें भी वही देखना है कि स्टेप 1 में आपको बारंबारता या आवृत्ति वाली श्रेणी पे नज़र रखना है, उसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन है। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसका जो बहुलक वर्ग होगा या वर्गांतराल होगा या वर्गांतर होगा, वही जो है बहुलक वर्ग आएगा, ठीक। अब आपके पास यदि बहुलक वर्ग प्राप्त हो गया, आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, फिर आप आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास बहुलक वर्ग तो पता हो गया। जब बहुलक वर्ग पता हो गया तो वहाँ से आपको बहुलक वर्ग की लो लिमिट भी पता हो जाएगी और अपर लिमिट भी या हाई लिमिट भी। तो स्टेप 2 के लिए आपको क्या करना, बहुलक वर्ग निकालने के बाद आपको बहुलक का जो फार्मूला है उसको फॉलो करना है। ये फार्मूला दिया गया है, यमो यानी कि जो मोड है, ठीक, उसका वैल्यू यहाँ पे काउंट करना है। तो यमो इजक्वल टू यानी बहुलक मूल्य बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 इंटू, ये जो 2 दिया है ये 2 F1 कर लीजिए या 2 गुणे F1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक। 2f1 माइनस f0 प्लस f2 इंटू एच, कहीं कहीं ये एच आपको देखने को मिलेगा, कहीं इसे आई के नाम से भी जानते हैं। तो हमने जो आपका सॉल्व कराया था जून 2020 का, उसमें हमने आई इसकी जगह रखा था। तो ये सभी का मतलब अभी आप समझ जाएंगे कौन क्या है कैसे है, ठीक। तो यहाँ से आप फोकस करिए फार्मूले में। सबसे पहले यमों को जानते हैं, ये क्या है, बहुलक मूल्य है, ये निकालना होता है। उसके बाद L1 आपने बहुलक वर्ग तो निकाल ही लिया था स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 में जो आपने बहुलक वर्ग निकाला था, आवृत्ति तो आपने देख लिया, सबसे ज़्यादा आवृत्ति जिसकी है उसके सामने जो बहुलक वर्ग अंतराल है उसको ले लीजिए। इसमें जो लो लिमिट होगी, यानी जो निचली सीमा इसकी होगी, जो लो लिमिट होगी इस वर्ग की, वही आपका क्या हो जाता है, L1 हो जाता है। F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, जो आपने बहुलक वर्ग के सामने मैक्सिमम आवृत्ति निकाला है वही आपका F1 हो जाएगा, ठीक। और जो आवृत्ति मैक्सिमम है, इसके जस्ट ऊपर की जो आवृत्ति दी गई है, फ्रीक्वेंसी है या बारंबारता दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, ठीक। और जो आपका सबसे बड़ी वाली आवृत्ति रही है फ्रीक्वेंसी, उसके जस्ट नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी, ठीक। बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर की आवृत्ति F0 हो जाएगी या F0, और F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की आवृत्ति। इसे आप F0 नहीं F0 ही कहिए, क्योंकि 0 1 2 इस तरह से आपका सीरियल बन जाएगा। तो F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की आवृत्ति। H क्या है, आ गया H, या कहीं आई भी दिखे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो H का मतलब हो गया जो बहुलक वर्ग आपने निकाला है उसका अंतर, ठीक, यानी क्लास इंटरवल। तो उसको एक दूसरे से घटा देंगे तो ये निकलेगा। आगे देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा और आप प्रश्न भी यहाँ से लगा लेंगे, ठीक। समझिए, दिया क्या है आपके पास, वर्ग अंतराल है, आवृत्ति है। वर्ग अंतराल 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 और 60 70, ये क्या है, वर्ग अंतराल है। इधर दिया है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो 0 से 10 की जो आवृत्ति 2 है, 10 से 20 की 16 है, 20 से 30 की 30 है, 30 से 40 की 40 है, 40 से 50 35 है, 50 से 60 20 है, 60 से 70 की 36 है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, आवृत्ति यानी कि सर्वाधिक बार कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति कौन सी है, 40 है, ठीक। तो 40 के सामने का जो वर्ग अंतराल है 30 और 40 है, तो आपके पास क्या हो गया, यही आपका ये बहुलक वर्ग हो गया। यानी अब आपके पास क्या मिल गया, बहुलक वर्ग मिल गया है, ठीक। बहुलक वर्ग मिल गया। तो बहुलक वर्ग मिलने के बाद देखिए बहुलक वर्ग कैसे मिला, फिर से समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति है कौन सी है, 40 है। आप देख लीजिए 0 2 16 30 है, फिर 35 है, 20 है, 36 है। तो सबसे बड़ी क्या है, 40 है। तो 40 के सामने वर्ग अंतराल कौन सा है, 30 40 है। तो यही क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। जैसे आपने उसमें देखा था पद, जो 15 पद था ये 8 बार आया था, शुरू में याद करिए। तो यहाँ पे 30 से 40 का जो वर्ग अंतराल है 40 बार आया है, तो यही क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग यानी कि इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, जो सर्वाधिक आवृत्ति है ये हो जाएगा F1, ठीक। सर्वाधिक आवृत्ति क्या हो जाएगा, F1। F0 क्या होगा, F0 हमने बताया कि जो सर्वाधिक आवृत्ति है, ठीक, बहुलक वर्ग वाली आवृत्ति, इसके जस्ट ऊपर की आवृत्ति जो है, तो ये कौन सी है, 30 है, इसे बोलेंगे F0। और F2 क्या हो जाएगा, ठीक नीचे की जो आवृत्ति है F2 हो जाएगी। ये आप यही नहीं हर जगह ऐसे आपको देखने को मिलेगा, तो हर जगह आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या निकल आया, F2 निकल आया। अब यहाँ से L1 मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, ठीक। अब H निकालिए। H का मतलब हमने बताया कि वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है, तो 30 और 40 है, तो 30
समेसन, ये आपका समेसन यानी कि ये आप घटाएंगे इसको, ठीक। अंतर का मतलब ये घटाना हो जाएगा, तो ये 30-40 का जो अंतर निकलेगा वो 10 आएगा। तो ये h बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। अब फार्मूला याद रखिए, ठीक। यहाँ पे देखिए, आप चाहे इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप आगे पीछे करेंगे तो ये फार्मूला जो है अलग हो जाएगा इसकी अपेक्षा, जो आप मान यहाँ पे रखेंगे। जैसे F0 की जगह F1 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी F1 की जगह F0 हो जाएगा, ठीक। तो जो चीज़ें यहाँ पे दिया गया है वैसे ही एकदम सेम चीज़ें करिए। फार्मूला MO इक्वल टू हो जाएगा, या M0 कह सकते हैं, इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 प्लस F2 इंटू H। L1 कितना निकला है, 30 निकला है। F1 कितना निकला है, 40 है। F0 30 है। तो यहाँ पे रख दीजिए 40 माइनस 30 डिवाइड बाई F1 40 है तो 2 इंटू 40 यानी F1 40 माइनस यहाँ पे आपका F0 है, F0 कितना है, 30 है। F2 कितना है, 35 है। दोनों को जोड़ दीजिए, इंटू H कितना है, 10 है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ आ जाइए, 30 प्लस 40 में से 30 गया, 10 आ गया, ठीक। डिवाइड बाई 40 दूनी क्या हो गया, 80 हो गया। 30 और 30 क्या हो गया, 30 और 35 65 हो गया। तो यहाँ पे 65 हो गया, इंटू 10 ही है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ है आपका ये 30, अभी ये बचा ही आपके पास 30 प्लस ये 10 है, तो ये ऊपर ऊपर होता है, ठीक। गुणे में जब भी आप बात करेंगे, जैसे 2/3 गुणे 4/5, तो इसका जो हो जाएगा, ये ऊपर का गुणा ऊपर होगा, नीचे का गुणा नीचे होगा। तो 4 दूनी 8/5 15, ठीक, इस तरह होगा। तो ऐसे यहाँ पे भी ये जो आपका 10 दिया गया है, ठीक, तो ये 10 है, तो इसमें ये आपका 10 का गुणा हो जाएगा, ठीक। ये 10 का आपने यहाँ पे गुणा कर दिया, तो 10 गुणे 10 हो गया, डिवाइड बाई 80 से 65 घटा दीजिए, कितना आएगा, 15 आ गया, यहाँ 15 आ गया। अब यहाँ से देखिए काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ठीक। और ये आपका 30 है ही, तो इस तरह से आप यहाँ आएंगे तो 30 प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 बटा ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए बटा 1 कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, यानी 30 तिहाई 90 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, और ये LCM लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। या आप पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहले 3 ये LCM लेंगे 1 और 3 का, तो LCM कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक। 3 का नाम 3, इधर आपका गुणा हो जाएगा 30 तिहाई 90, और 3 से 3 कट जाएगा तो ये 1 का हो जाएगा गुणा, तो ये 20 हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे 60 में लिखा गया था, तो इसीलिए हमने ये समझाने की कोशिश किया। अब यहाँ पे 90 प्लस 20/3, ठीक। तो ये हो जाएगा 110/3। यहाँ पे आ जाइए, इसको डिवाइड कर दीजिए, 110 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 त्रिक 9, 2 आ गया, ये 0 उतर आया, 3 छक 18, इसमें 2 बचा, दशमलव ले जाइए, 0 बढ़ा लीजिए, 3 छक 18, ठीक। 2 बचा, फिर वही कार्यक्रम करना पड़ेगा, एक बार दशमलव लगाया तो 0 बढ़ता चला जाएगा। तो आ गया कितना, 36.66। यही आपका बहुलक का मूल्य है। समझ में आई बात कि फिर से समझाना पड़ेगा, एक बार और देख लीजिए। देखिए, जो मैक्सिमम आवृत्ति है वो आपका क्या हो जाता है, F1 हो जाता है। इसके सामने वाला ये आपका वर्ग अंतराल है। इसके ऊपर वाला क्या होता है, F0 हो जाता है, नीचे वाला F2 हो जाता है। फार्मूला याद रखिए, M0 इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 प्लस F2 इंटू H। H क्या है, ये आपका वर्ग अंतर है, वर्गांतर, यानी 30 और 40 है, इसका एक दूसरे से अंतर करेंगे 10 बचेगा। यहाँ से आपका जो लो लिमिट है वो 30 है, तो 30 रख लीजिए, ठीक। और उसके बाद सारा मान यहाँ पे रख दीजिए जैसे यहाँ पे रखा गया है, कुछ भी अलग से नहीं किया गया। कैलकुलेशन भी ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं करना। हाँ, लेकिन जब डेटा बड़ा आ जाएगा तब वहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, और जोड़ घटाना जो भी रहेगा
काफ़ी लंबा या काफ़ी टाइम टेकन वो होगा। लेकिन जब डिजिट कम रहेगा या थोड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, तब आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स का जो है टॉपिक ये चल रहा है, अभी हम लोगों ने कार्टोग्राफी भी कर लिया है, GIS हो ही चुका है, रिमोट सेंसिंग भी हो गया है, और GPS हमने कराया है। ठीक, समांतर माध्य भी हुआ है, माध्य का भी, लेकिन उसको भी एक बार आपको यहाँ पे दोबारा से कराएंगे। प्लस रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी दोबारा कराएंगे, और उस पर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो कोर्स चल रहा है, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल अवेलेबल करा दिया जाएगा। TGT, PGT, GIC, नेट फर्स्ट पेपर भी चल रहा है और ज्योग्राफी भी चल रहा है। तो यदि आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।